हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कमीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। थर्ड सीजी यानी सचिवालय सहायक से प्रैक्टिस का जीके और साइंस में 75 क्वेश्चन का जो हम एग्जाम के थ्रू आपको कंडक्ट कराने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। आपको परीक्षा पैटर्न को फॉलो करके ही हम क्वेश्चन देने का प्रयास कर रहे हैं और आपके पास ऐसे क्वेश्चन को पहुंचा रहे हैं बार बार कि आपका जो है एग्जाम में वो मैच कर सके क्वेश्चन। आप इसको प्रीवियस क्वेश्चन से भी जोड़ के देख सकते हैं या आने वाला जो भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन एग्जाम का होगा उससे भी आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको क्वेश्चन के तौर पर बेसिकली ये मान के चलते हैं कि परीक्षा में जो आपका जिस सब्जेक्ट में जितने रेशियो में क्वेश्चन पूछेगा उतने रेशियो में हम क्वेश्चन को उसी सब्जेक्ट से देने का प्रयास करते हैं। यानी पैटर्न को हम पूरी तरीके से फॉलो करके आपको क्वेश्चन को करवा रहे हैं। यानी कि जेन्युइन सेट प्रैक्टिस जो होता है आपका अकॉर्डिंग टू एग्जाम हम आपको करवाने का कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर केसरिया कमीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और अगर वीडियो ऐसा लगता है कि यूजफुल होता है तो आप इसे शेयर कर दिया कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो बेसिकली अपना तैयारी जो है पैटर्न पर नहीं कर पाते, परीक्षा के पैटर्न पर नहीं कर पाते हैं और बस सेट प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है और बार बार प्रीफर हम करते हैं कि ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस सप्ताह में 2 से 3 ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस जरूर करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम ऑफलाइन में होगा तो आप उसको भी वरीयता निश्चित तौर पर देंगे। फ्रेंड्स, अगर टेलीग्राम चैनल से भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप केसीसी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हम एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और जितना भी क्वेश्चन का पीडीएफ होता है वहां अवेलेबल हम करवा देते हैं। तो अगर वहां जुड़ के रहिएगा तो पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, कल वीडियो नहीं हम डाल पाए थे इसलिए क्योंकि आप ही के लिए हम क्वेश्चन तैयार कर रहे थे। एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है उसका मास्टर वीडियो ला रहे हैं और एनसीईआरटी के बेस पर जितना भी क्वेश्चन है केवल एनसीईआरटी 6 से लेके 12th तक के बुक से एनसीईआरटी का साइंस का जितना भी बुक होगा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एक एक वीडियो बना के, फिजिक्स में अलग, बायोलॉजी का अलग और केमिस्ट्री का अलग वीडियो बना के आपके पास हम लेके आएंगे और वो वीडियो जो होगा वो मास्टर वीडियो होगा और पूरी तरीके से त्रुटिहीन रहेगा, यानी किसी भी गलती की संभावना उसमें नहीं रहेगी। तो इसके लिए हम शेड्यूल तैयार कर रहे थे तो कल वीडियो नहीं डाल पाए थे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। लेकिन फिर भी क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। आज का क्वेश्चन पहला है, 17वीं भारत का स्थिति वन रिपोर्ट। 17वीं भारत स्थिति रिपोर्ट यानी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च, क्लियर। 17वीं भारत स्थिति रिपोर्ट जो है उसके अनुसार कौन सा राज्य वनों का क्षेत्रफल में सबसे अधिक है? कौन सा राज्य वन के क्षेत्रफल में सबसे अधिक है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या हरियाणा। आपका सही आंसर जो होगा वह है मध्य प्रदेश। जो है वहां का वन जो है वो पूरे राज्य देश में सबसे ज्यादा है। देखेंगे तो यहाँ का वन जो रहा है पूरे क्षेत्रफल का 77,493 वर्ग किलोमीटर रहा है। 77,493 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल का यहाँ पर सबसे ज्यादा पूरे भारत में है। क्लियर। इसके अलावा ध्यान देंगे आप दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश का सेकेंड स्थान आता है। इसके अलावा ध्यान देंगे छत्तीसगढ़ का तीसरे स्थान आता है, थर्ड स्थान पर छत्तीसगढ़ आता है। जबकि हरियाणा जो है वह क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण जो है वह हरियाणा का रहा है। क्लियर। सबसे कम क्षेत्रफल जो रहा है वह क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का क्षेत्रफल सबसे कम रहा है वन आवरण के दृष्टिकोण से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 2022-23 का वित्तीय बजट में ध्यान देंगे 22-23 में तो ऑप्शन आपके पास 9.2%, 8%, 8.5% या 7%। सही आंसर होगा 9.2% जो है वह वित्तीय वर्ष जो 22-23 होगा उसके लिए आर्थिक विकास दर को लक्षित किया गया है, यानी लक्ष्य रखा गया है 9.2%। ध्यान देंगे 2021-22 का आंकड़ा अगर ध्यान देंगे, आर्थिक सर्वेक्षण पर अगर ध्यान देंगे तो वहां 8 से लेकर 8.5% तक रहा है। 8 से लेकर 8.5% तक 2021-22 का ये आर्थिक बजट में आर्थिक विकास दर को लक्षित किया गया था। क्लियर। नवीनतम 22-23 वाला है 9.2% है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश के किस शासक ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या शीतपाल। आपका सही आंसर जो होगा वह होगा
गोपाल ने। गोपाल का कार्यकाल अगर यदि जो देखेंगे, शासनकाल अगर देखेंगे तो 750 से लेकर 770 ईस्वी तक गोपाल का कार्यकाल रहा था, यानी शासनकाल रहा था। ध्यान देंगे, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा ही किया गया था। इसके अलावा धर्मपाल की ओर ध्यान देंगे तो 770 से लेकर 810 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। और धर्मपाल जो था यह उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से स्वयं को विभूषित किया था। इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है, इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। इसके अलावा सोमपुरी बिहार का निर्माण भी धर्मपाल के द्वारा ही करवाया गया था। क्लियर, ध्यान देंगे। तीसरा में है देवपाल। इनका शासनकाल जो रहा था 810 ईस्वी से लेकर 850 ईस्वी तक रहा था। इनकी राजधानी जो थी वह मुंगेर बिहार को बनाई गई थी। इसके अलावा ध्यान देंगे, प्रतिहार शासक मिहिर भोज पर विजय प्राप्त जो किया था वह देवपाल ही किया था। ध्यान देंगे, इनके शासनकाल में नालंदा में जावा के शासक बालपुत्र देव द्वारा छात्रावास का भी निर्माण करवाया गया था। इनके शासनकाल में नालंदा का प्रधानाचार्य जो थे वो आचार्य वीरदेव थे। ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिश यानी स्लेंडर लॉरिश के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है? आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य के द्वारा पतला लॉरिश के लिए भारत का पहला अभयारण्य घोषित किया गया है या अधिसूचित किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र का निर्माण किस नदी घाटी के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन में है गंगा नदी घाटी, सोन नदी घाटी, क्यूल हरोहर नदी घाटी या अमेजन नदी घाटी। आपका सही आंसर होगा क्यूल हरोहर नदी घाटी के द्वारा दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र का निर्माण किया जाता है, क्यूल हरोहर नदी के द्वारा। ध्यान देंगे, यह क्यूल हरोहर नदी मोकामा घाटी जिसे कहा जाता है, मोकामा घाटी का निर्माण जो दुनिया का सबसे टाल क्षेत्र वाला एरिया आता है वो क्यूल नदी के द्वारा, जिसे क्यूल पूरा नाम क्यूल हरोहर नदी घाटी कहा जाता है, इसके द्वारा मोकामा के क्षेत्र में टाल का निर्माण किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्य के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? ऑप्शन में वित्त आयोग, नीति आयोग, कराधान जांच आयोग या राज्य वित्त आयोग। सही आंसर है केंद्र और राज्य के संसाधनों का अगर बंटवारा करना है तो ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा किया गया है। क्लियर। ध्यान देंगे, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति किया जाता है और अभी तक 15 वित्त आयोग की नियुक्ति की गई है, जिसमें से 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो रहे हैं वह 27 नवंबर 2017 को एन.के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। 15वें वित्त आयोग का ध्यान रखेंगे, एन.के. सिंह, इनको कब बनाया गया था तो ये भी ध्यान रखेंगे 2017 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। ध्यान रखेंगे, केसी योगी के संथानाम एके चंदा, पीवी राजमन्नार, महावीर त्यागी, ब्रह्मदत्त रेड्डी, सेलर चौहान सालवे, पंत ने खुश रहो का आशीर्वाद दिया रंगराजन को और विजय हो गए वाईबी रेड्डी। ये 14 वित्त आयोग की चर्चा 14 तक वित्त आयोग जो है, कभी कभी पूछ देता है 7वें वित्त आयोग, 4वें वित्त आयोग, तीसरे वित्त आयोग, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसी क्रम में आप याद रखेंगे 14 वित्त आयोग का, केसी योगी, के संथानाम एके चंदा, पीवी राजमन्नार, महावीर त्यागी, ब्रह्मदत्त रेड्डी, सेलर चौहान सालवे, पंत ने खुश रहो का आशीर्वाद दिया रंगराजन को और विजय हो गए वाईबी रेड्डी। ये 14 वित्त आयोग तक की चर्चा है, जबकि 15वें वित्त आयोग जो है वो एन.के. सिंह की अध्यक्षता में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, एन संजीव रेड्डी या शंकर दयाल शर्मा को। सही आंसर होगा एन संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। क्लियर। इनका कार्यकाल की ओर ध्यान देंगे तो 1977 से लेकर 1982 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। 77 से लेकर 1982 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था और यह भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय जैन संगति किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? ध्यान देंगे,
द्वितीय जैन संगति कह रहा है। तो दोनों ही चीज को याद रखेंगे, प्रथम जैन संगति की अगर चर्चा आपसे पूछेगा तो प्रथम जैन संगति का गठन जो किया गया था, प्रथम जैन संगति का आयोजन लगभग 300 ईसा पूर्व में किया गया था और इसके अध्यक्ष प्रथम वाला ध्यान रखेंगे, पहले प्रथम वाला याद रखेंगे, 300 ईसा पूर्व में किया गया था। ध्यान रखेंगे अध्यक्षता किसने की थी, तो स्थूल भद्र की अध्यक्षता में, स्थूल भद्र की अध्यक्षता में किया गया था। ध्यान देंगे स्थान कहां था, पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में 300 ईसा पूर्व में किया गया था। परिणाम क्या निकला, तो जो लुप्त ग्रंथ थे उसका संकलन किया गया, श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया जैन धर्म। जबकि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन द्वितीय जैन संगति का आयोजन देवर्धिक्षमा श्रवण, ऑप्शन नंबर सी में है, देवर्धिक्षमा श्रवण की अध्यक्षता में किया गया था द्वितीय जैन संगति का आयोजन। ध्यान देंगे इसका आयोजन जो किया गया था वो 512 ईस्वी में, यहाँ ईस्वी पूर्व याद रखेंगे, और यहाँ 512 द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में किया गया था। अध्यक्ष देवर्धिक्षमा श्रवण थे। स्थान कहाँ था, स्थान ध्यान देंगे तो बल्लभी गुजरात था। बल्लभी गुजरात में द्वितीय बौद्ध संगति जैन संगति का आयोजन किया गया था और इसका परिणाम क्या निकला, तो ग्रंथों का संग्रह किया गया था द्वितीय जैन संगति के अंतर्गत। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलसार जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण या अरवल जिला में। आपका सही आंसर जो होगा वह होगा अरवल जिला में बेलसार जल विद्युत परियोजना अरवल जिला में स्थित है। बेलसार के अलावा भी एक और याद रखेंगे, अगनूर जल विद्युत परियोजना, अरवल में ही अगनूर, अ से याद रखेंगे अरवल, और अगनूर जल विद्युत परियोजना भी कहां स्थित है, कि अरवल में स्थित है। क्लियर। ध्यान देंगे जहानाबाद से यह जिला बिहार का सबसे नवीनतम जिला है, यानी 38वां जिला जो है वो अरवल है। और यह किस जिला से अलग हुआ है, तो जहानाबाद जिला से नवीनतम जिला अरवल जिला बना है। क्लियर है। अगनूर जल विद्युत परियोजना और बेलसार जल विद्युत परियोजना दोनों ही अरवल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में जैव विविधता के संरक्षण को लेकर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? ऑप्शन नेपाल, मेडागास्कर, बांग्लादेश और यूएई। सही आंसर होगा कि जैव विविधता के संरक्षण को लेकर भारत और मेडागास्कर के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है और वो किया गया सितंबर 2022 में। क्लियर है। ध्यान देंगे नेपाल के बीच, अगर यदि जो ध्यान देंगे कि भारत और नेपाल के बीच क्या समझौता हुआ है, तो ध्यान देंगे जैव विविधता के संरक्षण को लेकर समझौता जो हुआ है वो भारत और नेपाल, सॉरी मेडागास्कर नहीं होगा, जैव विविधता को लेकर जो हस्ताक्षर हुआ है वो भारत और नेपाल के बीच हस्ताक्षर हुआ है। जबकि राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए जो समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है वो मेडागास्कर और भारत के बीच हुआ है। जबकि भारत और बांग्लादेश के बीच जो समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है वो फरवरी 2022 में भारत से 220 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन की खरीद हेतु समझौते पर जो हस्ताक्षर हुआ है वो बांग्लादेश के साथ, भारत के साथ हुआ है। जबकि यूएई यानी भारत और यूएई के बीच जो समझौता हुआ है वो शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है सितंबर 2022 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खमीरीकरण के लिए सबसे उत्तम तापमान कौन सा होता है? ऑप्शन है 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, 20 से 30 डिग्री, 30 से 40 डिग्री या 40 से 50 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान देंगे खमीरीकरण जो होता है वो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनता है? किसको पॉलीमराइज करके बनाया जाता है? पॉलीथीन को। ध्यान देंगे C2H4, C2H2, C2H6 या C3H6। तो ध्यान देंगे C2H6 से पॉलीमराइज करके पॉलीथीन का निर्माण किया जाता है। क्लियर। तो ध्यान देंगे ऑप्शन होगा C2H6 यानी ऑप्शन नंबर सी C2H6 जिसे आप एथिलीन कहते हैं। यही कारण है कि एथिलीन जो होता है वो पॉलीथीन का बहुलक होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में गैसीय तत्व कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन है बाएं कोने से नीचे की ओर, दाएं भाग से ऊपर की ओर, दाएं कोने में नीचे की ओर
या मध्य भाग में? तो गैसीय तत्व जो होता है वह पाया जाता है दाएं भाग से ऊपर की ओर जो होता है वो गैसीय तत्व की अधिकता पाई जाती है। क्लियर? जबकि ध्यान देंगे बाएं से दाएं की ओर अगर जाएंगे तो आवर्त सारणी में धातुई गुण की कमी होते जाती है, यानी बाएं से दाएं जाने पर तो धातु से अधातु की ओर बढ़ते हुए जाएंगे, यानी धातुई गुण कमते चला जाता है। ध्यान देंगे आधुनिक आवर्त सारणी की स्थापना 1913 ईस्वी में मोसले नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने बनाया था, यही कारण है कि मोसले को फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है। 1913 ईस्वी में मोसले के द्वारा बनाया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पदार्थ क्या कहलाते हैं जिसमें से रेडिएंट हीट गुजर सकता है? ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी, डाइथर्मेनस, ऑप्शन सी एथरमेनस या ट्रांसल्यूसेंट। सही आंसर होगा डायथर्मेनस जो होता है वहां से होकर रेडिएंट हीट आसानी से गुजर सकता है। इस बात का ध्यान देंगे। ध्यान देंगे डाइथर्मेनस जो होता है वो शरीर में हीट रेडिएशन के प्रवेश को करने को कहा जाता है। जब शरीर में हीट रेडिएशन जो होता है वह जब प्रवेश करता है तो ही इसे कहा जाता है किस नाम से? तो ध्यान देंगे डाइथर्मेनस के नाम से इसे ही जाना जाता है। क्लियर? जब शरीर में हीट प्रवेश करता है तो इसे कहा जाता है डाइथर्मेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन में दिया हुआ है रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन बी है यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यक्रमों एलेस बियालित्स्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया, ये भी बात सही है। और अमेरिका के बैली शार्पलेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं, इन्हें 2001 में भी यह पुरस्कार दिया गया था, ये भी बात सही है। तो आपका सही कथन जो है वह सभी के सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर वास्तव में क्या होता है? तो ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर का उदाहरण था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपास की सुई विस्थापित होती है जब उसे किसी ऐसे वस्तु के समीप रखा जाए जो कि प्लस, ऑप्शन में है जो कि उसके बाद डैश, अब ऑप्शन में है प्लस चार्ज और स्थिर हो, माइनस चार्ज और स्थिर हो, चार्ज और स्थिर हो, या चार्ज और गति में हो। क्या होना चाहिए? कंपास की सुई विस्थापित कब हो जाएगी? कौन सी परिस्थिति में विस्थापित हो जाएगी? सही आंसर होगा चार्ज होना चाहिए। ऐसी वस्तु के समीप रखा जाए जो चार्ज हो पूरी तरीका से और जिसमें गति भी हो, तो ऐसे वस्तु के समीप में कंपास की सुई रखेंगे तो यह विस्थापित वहां से हो जाएगा, यानी वहां से दूर हट जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य सम्राट अशोक को उसके किस लेख में मगधाधीराज के नाम से भी जाना गया है? मौर्य सम्राट अशोक को मगधाधीराज कहा गया है, वह ध्यान देंगे 18 में ऑप्शन में दिया है बराबर गुहा लेख में, भब्रू लेख में, ऑप्शन सी में मस्की अभिलेख में, या पनगोरिया अभिलेख में। आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी भब्रू अभिलेख में अशोक को मगधाधीराज के नाम से नामित किया गया है, यानी अंकित देखने को मिलता है। क्लियर? अब ध्यान देंगे बराबर गुहा लेख में जो है, बराबर गुहा लेख में अशोक को किस नाम से जाना गया है? तो प्रियदर्शी राजा के नाम से जाना जाता है। प्रियदर्शी राजा के नाम से बराबर गुहा लेख में कहा गया है। मस्की और गुर्जरा अभिलेख जो है, मस्की अभिलेख में ध्यान देंगे तो मस्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य के नाम से भी जाना गया है। ये सब खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब बार बार दोहराएंगे। मस्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य के नाम से जाना गया है। जबकि ध्यान देंगे पनगोरारिया अभिलेख में अशोक को महाराज कुमार के नाम से सुशोभित किया गया है। महाराज कुमार के नाम से पनगोरारिया अभिलेख में कहा गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के किरणों की समानता किसके साथ होती है?
तो प्रकाश की किरण एक विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। अब विद्युत चुंबकीय तरंग की क्या कौन कौन होता है? 7 प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसको याद करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो मिर्ची इज वेरी यूजफुल फॉर एक्स जनरेशन। बार बार चर्चा करते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की संख्या 7 होती है, जिसको हम याद करते हैं रेडियो मिर्ची इज वेरी यूजफुल फॉर एक्स जनरेशन। क्लियर? गामा किरण, एक्स किरण, परावैंगनी किरण, दृश्य किरण, अवरक्त किरण, लघु रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग, 7 प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश भी एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो ध्यान देंगे, हमने कहा गामा किरण, एक्स किरण, परावैंगनी किरण, दृश्य विकिरण, अवरक्त किरण, लघु रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग, ये 7 प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसमें से गामा जो होता है वो गामा किरणें प्रकाश के किरणों के बराबर ही गति रखता है, वेग रखता है, जिसके कारण से गामा किरण को प्रकाश के किरण के समतुल्य समझा जाता है या रेडियो विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत समझा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरण और ध्वनि की तरंग दोनों में क्या समानता होती है? अब ध्यान देंगे, प्रकाश की किरण एक अनुप्रस्थ तरंग होता है, जबकि ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग होता है। तो दोनों तो अलग अलग है, लेकिन कौन से बात में? अब चाल में भी ध्यान देंगे तो चाल भी दोनों का अलग अलग होता है। क्लियर? प्रकाश की चाल अगर ध्यान देंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, जबकि ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होता है। तो चाल भी अलग अलग है। ध्यान देंगे, ऑप्शन की ओर ध्यान देंगे तो समानता होना चाहिए दोनों में। तो दोनों हवा में समान गति से चलता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि समान गति से चलता है, दोनों का गति अलग अलग होता है। जबकि दोनों अनुप्रस्थ है, नहीं, प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ है और ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में दोनों निर्वात से गुजर सकते हैं। प्रकाश की किरण तो निर्वात से गुजर सकती है, लेकिन ध्वनि की तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकती है, यानी कि निर्वात में ध्वनि को आप नहीं सुन सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस उत्पन्न करती है, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रकाश और ध्वनि की तरंग दोनों ही व्यतिकरण उत्पन्न कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति वायु में कब बढ़ जाती है? ऑप्शन की ओर ध्यान देंगे, तापमान की वृद्धि होने से, ऑप्शन बी आवृत्ति बढ़ने से, ऑप्शन सी नमी की मात्रा घटने से या तापमान के घटने से। आपका सही आंसर होगा तापमान की वृद्धि हो जाने से ध्वनि की गति में भी वृद्धि हो जाती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर? जैसे ही तापमान बढ़ेगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा तो 0.61 मीटर पर सेकेंड की गति से ध्वनि भी बढ़ जाती है, इसकी चाल भी बढ़ जाती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो तापमान की वृद्धि से ध्वनि की गति में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल सेल में जब जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड जोड़ी जाती है तो विद्युत बहती है। अब कैसे बहती है? विद्युत किस ओर से किस ओर की ओर बहती है? ध्यान देंगे, कॉपर से जिंक सेल के बाहर होती है, यानी विद्युत बहती है, गलत है। जिंक से कॉपर सेल से बाहर, गलत है। इलेक्ट्रोलाइट से जिंक इलेक्ट्रोलाइट की तरफ, ये भी गलत है। लेकिन कॉपर से जिंक कोशिका के अंदर, जिंक सेल के अंदर जो बहती है वही होती है डेनियल सेल में। क्लियर? अब डेनियल सेल ध्यान देंगे कि डेनियल सेल एक प्राथमिक सेल का उदाहरण है। क्लियर? डेनियल ने इसकी खोज की थी और ये प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल का यह उदाहरण होते हैं। प्राथमिक बैटरी इसे कहा जाता है और इसका उपयोग केवल एक ही बार किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा स्फीति के चलते निम्न में से किसे लाभ होता है? ऑप्शन है कर्जदार, जमाकर्ता, विक्रेता या क्रेता। अब समझेंगे मुद्रा स्फीति क्या होता है। मुद्रा स्फीति मार्केट में तरलता की अधिकता हो जाना। एक स्फीति होता है और एक संकुचन होता है, मुद्रा स्फीति और मुद्रा संकुचन। तो ध्यान देंगे, मुद्रा स्फीति उस स्थिति को कहा जाता है जब मार्केट में तरलता यानी लिक्विडिटी बढ़ जाता है। मुद्रा में, मार्केट में मुद्रा की अधिकता हो जाना ही मुद्रा स्फीति कहलाता है। क्लियर? और मुद्रा संकुचन मार्केट में मुद्रा की कमी हो जाना, जिसे कहा जाता है आर्थिक भाषा के रूप में मार्केट में, बाजार में तरलता की कमी हो जाना मुद्रा संकुचन कहलाता है। क्लियर है? तो इसमें मुद्रा स्फीति में क्या होता है कि कर्जदार जो होते हैं उसको लाभ मिल जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएस अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन में है आईएनएस अरिहंत भारत की पहली स्वदेश परमाणु पनडुब्बी है। इस बात का ध्यान देंगे तो यह बिल्कुल ही सही है कि भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है आईएनएस अरिहंत, बिल्कुल सही है। दूसरा में, इससे 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया। अभी कथन को चुनना है कि कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। तो दोनों ही कथन आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले चक्सल, ध्यान देंगे इसको सुधार करेंगे, सबसे पहले नक्सलवाद, सबसे पहले नक्सलवाद की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? भाई मिस्टेक हुआ है,
यहाँ चक्सलवाद आ गया तो उसको ये नहीं पढ़ेंगे। नक्सलवाद, नक्सलवाद की शुरुआत भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो पश्चिम बंगाल, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में सबसे पहले इसकी शुरुआत 1967 ईस्वी में नक्सलवाद की शुरुआत पश्चिम बंगाल से होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क इसमें से नहीं है? ऑप्शन है बॉक्साइट तो है, क्रायोलाइट है, कोरंडम भी है, लेकिन एजोराइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं होता है। क्लियर। एजोराइट एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, हिंद महासागर की गर्म जलधारा, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान देंगे, गब्रा बीबी याद रखेंगे आप ट्रिक के माध्यम से अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा को, तो अटलांटिक ओशियन की गर्म जलधारा को याद रखेंगे, कहेंगे गब्रा बीबी। ध्यान रखेंगे गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ग से गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ग से गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ब्र से ब्राजीलियन जलधारा, बी से उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा और एक और बी से दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा। ये सभी जो है वो अटलांटिक ओशियन की गर्म जलधारा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम आ गया, गब्रा बीबी में गल्फ स्ट्रीम आ गया, तो यह होता है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। जबकि अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा की ओर ध्यान देंगे तो ठंडी के अंतर्गत अटलांटिक महासागर में ठंडी पर ध्यान देंगे तो याद रखेंगे फॉकलेवे यानी फॉकलैंड जलधारा, कनारी जलधारा, लेब्राडोर जलधारा और बेंगुएला जलधारा, ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला लगनी राग जो मिथिला क्षेत्र में प्रसिद्ध है, पहले भी क्वेश्चन दे चुके हैं। लगनी राग जो बिहार के किस जिले में है? तो मिथिला, दरभंगा का जो क्षेत्र है मिथिला क्षेत्र में लगनी राग गाया जाता है जो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है नवल किशोर सिंह, विद्यापति, निर्मला देवी या उलूपी झा। सही आंसर है विद्यापति ने लगनी राग का निर्माण किया था, यानी इसके जनक जो है वो विद्यापति है। जबकि ध्यान देंगे नवल किशोर सिंह जो है वो फाग राग, क्वेश्चन पूछ भी सकता है, फाग राग जो है, फाग राग, अब फाग राग कब गाया जाता है? तो फागुन के महीने में होली के अवसर पर जो है वो फाग राग गाया जाता है। इसका क्षेत्र कहाँ है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश में है। क्लियर है। तो फाग राग नवल किशोर सिंह के द्वारा, इनका जनक नवल किशोर सिंह है, जबकि विद्यापति लगनी राग के जनक है। ध्यान देंगे निर्मला देवी और उलूपी झा जो है ये दोनों ही प्रमुख चित्रकारी, बिहार के प्रमुख चित्रकार हैं जो मंजूषा चित्रकारी से हैं, चित्रकारी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल को खेल की भावना से खेलो, यह किसने कहा था? सही आंसर है बैरन पियरे डी कुबर्टीन, जिन्होंने ओलंपिक की शुरुआत की थी। तो बैरन पियरे डी कुबर्टीन जो है वह खेल को खेल की भावना से खेलो यह शब्द कहा था। इस बात का ध्यान देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक प्रतीक में 5 छल्ला क्या प्रदर्शित करता है? अब ध्यान देंगे 5 छल्ला ओलंपिक में होता है इस तरीका से, 5 छल्ला ओलंपिक में होता है इस तरीका से। क्लियर। तो यह 5 छल्ला, 5 रंग इसमें होते हैं और पांचों रंग अलग अलग देश को, अलग अलग देश का प्रतिनिधित्व, महाद्वीप जो है ना, महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर। जिसमें से ध्यान देंगे लाल रंग होता है, काला रंग होता है, हरा रंग होता है, इसके अलावा ब्लू होता है और इसके अलावा पीला होता है। क्लियर। पीला जो एशिया का होता है, जबकि लाल जो होता है वह यूएसए का होता है, काला जो होता है वो अफ्रीका का होता है, इसके अलावा आप हरा जो होता है वो अफ्रीका का होता है। तो आप ध्यान रखेंगे पांचों रंगों के बारे में भी पूछ देता है कभी कभी कि कौन सा रंग छल्ला में जो दिया हुआ है वह किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। ध्यान देंगे फिर से एक बार, 5 छल्ला में नीला रंग, ध्यान देंगे नीला रंग, नीला रंग अगर पूछेगा तो नीला रंग का जो प्रतीक होता है वह किस महाद्वीप को? तो यूरोप को। ध्यान देंगे नीला रंग वाला छल्ला यूरोप को, जबकि दूसरा जो होता है वो लाल रंग, तो लाल रंग जो होता है वह प्रदर्शित करता है किसको? तो
उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी या दक्षिणी अमेरिका, क्लियर, दोनों अमेरिका महादेश को प्रदर्शित करता है लाल रंग। जबकि ध्यान देंगे पीला रंग की अगर यदि जो बात करते हैं तो वह एशिया का प्रतीक है, एशिया का प्रतीक है। जबकि काला की ओर ध्यान देंगे तो काला रंग जो है वो अफ्रीका, अफ्रीका के लोग क्या होते हैं, काला काला होते हैं। जबकि पांचवा जो होता है वह हरा होता है, सबसे नीचे वाला हरा होता है, तो ये कहां का, ऑस्ट्रेलिया का, क्लियर, ऑस्ट्रेलिया का। पांचों महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है अलग अलग रंग, क्लियर। ध्यान देंगे इसमें थोड़ा सा हम रंगों को दे देने का कोशिश करेंगे कि कौन सा, नहीं छोड़िए रहने दीजिए, उसी समझिएगा। नीला, लाल, पीला, हरा और काला रंग होता है, जो नीला यूरोप का, लाल उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का, एशिया का पीला, ऑस्ट्रेलिया का हरा और काला का अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है कोरोमंडल तट के नाम से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल कहा जाता है, क्लियर। ध्यान देंगे कोंकण का तट की बात करेंगे तो गुजरात और गोवा, गुजरात प्लस गोवा के तटीय भूभाग को कोंकण के नाम से जाना जाता है। जबकि पूर्वी तट की ओर ध्यान देंगे तो पूर्वी तट जो होता है वह वो कहलाता है उत्तरी सरकार का मैदान जिसे कहा जाता है। ये पूर्वी तट जनरली उड़ीसा से शुरू होता है और नीचे आंध्र प्रदेश तक के एरिया तक जाता है, क्लियर। जबकि मालाबार तट की ओर बात करेंगे तो मैंगलोर और कन्याकुमारी, मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी, क्लियर। मालाबार तट मुख्यतः केरल में स्थित है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है? तो ध्यान देंगे बड़ी मात्रा के आधार पर ध्यान देंगे तो कहिएगा चूसिए आम जी, चूसिए आम जी। जोसेफ एस्पेडिन के द्वारा सीमेंट का आविष्कार किया गया था, इस बात का ध्यान देंगे। जोसेफ एस्पेडिन के द्वारा सीमेंट का आविष्कार किया गया था। इसमें इतने अवयव मिले होते हैं, चूसिए आम जी। ध्यान देंगे चू से चूना पत्थर, सी से सिलिका, ए से एल्यूमिना, आ से आयरन होता है, म से मैंगनीज होता है और जी से जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी मात्रा में जो प्रयोग होता है वो चूनास्म यानी चूना का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है सीमेंट में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू किया है? आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान जो है वो सौर कृषि आजीविका योजना की शुरुआत करने वाला राज्य है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स का सदस्य नहीं है? आप ध्यान देंगे सेवन सिस्टर्स के अंतर्गत जो शामिल किया जाता है उसकी ओर चर्चा कर लेते हैं, क्लियर। सेवन सिस्टर्स की ओर चर्चा कर लेते हो तो सिक्किम को ध्यान रखेंगे एकदम नहीं है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल ये दो राज्य भले ही पूर्वोत्तर राज्य के हिस्सा हैं लेकिन ये दोनों राज्य सेवन सिस्टर्स में नहीं आते। तो आते कौन कौन है, जिस बात को ध्यान रख लेंगे, आता है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा में नागालैंड, तीसरा में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। ये 7 राज्य जो है वह सेवन सिस्टर्स का हिस्सा होता है लेकिन यहां पे ऑप्शन दिया है केवल त्रिपुरा, यही सेवन सिस्टर्स का हिस्सा हमने लिखा दिया। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय सेवन सिस्टर्स के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है किसके द्वारा? तो प्रकाश के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन ओपेक का सदस्य इसमें से नहीं है? ओपेक का सदस्य देश ब्राजील इसमें से नहीं होता है। ओपेक का पूरा नाम की ओर ध्यान देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है। इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसकी स्थापना 1960 ईस्वी में बगदाद, इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में बगदाद में हुआ था। लेकिन इसके मुख्यालय की अगर बात करेंगे, मुख्यालय की ओर अगर ध्यान देंगे, मुख्यालय की ओर अगर ध्यान देंगे तो इसका मुख्यालय जो है वह वियना में है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसका देखेंगे गेबोन जो है तथा इंडोनेशिया जो है इसके सदस्यता मुक्त है, इससे सदस्यता से मुक्त है, इसमें शामिल नहीं किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकता है, तो इसका मुख्यालय वियना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोकारो स्टील लिमिटेड, बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से संस्थापित हुआ था? तो ध्यान देंगे इसमें स्टील कंपनियां जो भारत में है उसकी ओर ध्यान देंगे तो याद रखिएगा राज द बब्बर भीरू, ध्यान दीजिएगा राज द बब्बर भीरू, इसमें सभी स्टील कंपनियां जो है वो शामिल हो जाएगा। क्लियर, ध्यान देंगे। रा से याद रखेंगे राउर केला, जर्मनी के सहयोग से। द से याद रखेंगे राउर केला जो है वह जर्मनी के सहयोग से, जबकि द से दुर्गापुर, दुर्गापुर जो है वह ब्रिटेन के सहयोग से, जबकि एक और ब है जिसको बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र भूतपूर्व रूस यूएसएसआर की सहायता से, और भीरू यानी भिलाई जो है वह रूस से यानी यूएसएसआर की सहायता से स्थापना किया गया था। क्लियर, तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो है किसके सहयोग से? तो याद रखेंगे रूस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध पेट्रोनास ट्विन टावर्स कहां स्थित है? सही आंसर है ट्विन टावर, पेट्रोनास ट्विन टावर मलेशिया में, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, मलेशिया में स्थित है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में सिंह पुच्छी मकाक नामक बानर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? कौन सा एक इलाका है जहां पर सिंह पुच्छी मकाक नामक बानर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? ऑप्शन है शिवालिक पहाड़ियां, पंचमढ़ी, नल्लामलय या नीलगिरी पहाड़ियां। सही आंसर है तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी पहाड़ियां में सिंह पुच्छी वाला मैकॉक नामक बानर की प्रजाति नीलगिरी में पाई जाती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में मानसून कब लौटता है? ऑप्शन है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, मध्य अक्टूबर में, सितंबर अंतिम सप्ताह में या अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में। तो बिहार में मानसून के लौटने का जो तिथि है वो मध्य अक्टूबर में बिहार में मानसून जो है वो लौट आता है। क्लियर, ध्यान देंगे बिहार में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की शाखा से बिहार में वर्षा होती है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि बिहार में मानसून का आगमन जो होता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। आगमन, मानसून का आगमन जो बिहार में होता है वो जून के दूसरे सप्ताह, जून के दूसरे सप्ताह, अगर दूसरा सप्ताह में तिथि याद रखेंगे तो 12 से 14 जून, 12 से 14 जून को बिहार में मानसून का आगमन हो जाता है, जबकि लौटती हुई मानसून जो बिहार में होती है वो मध्य अक्टूबर में होती है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का तिब्बती आयुर्वेद महाविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पटना में, ऑप्शन नंबर बी पटना में स्थित है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के प्राचीन राजवंशों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन में है नंदवंश, नंदवंश तो बिहार में था ही। सेन वंश, सेन वंश बिहार में नहीं था। ऑप्शन नंबर बी सेन वंश जो है वह बिहार में प्राचीन राजवंशों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। सेन वंश की स्थापना की अगर बात करेंगे तो सामंत सेन, सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी की अगर बात किया जाए तो नदिया, राजधानी जो बात किया जाए तो नदिया या नवद्वीप, नवद्वीप में थी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू हुआ था? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण जो हुआ था वो 1991 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1991 ईस्वी में होता है। इसके जनक के रूप में अगर पूछेगा भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है तो मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो मनमोहन सिंह तो वित्त मंत्री थे। एज ए वित्त मंत्री आर्थिक उदारीकरण का जनक मनमोहन सिंह को माना जाता है। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ध्यान देंगे भारत के प्रधानमंत्री वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में, ध्यान देंगे शासनकाल अगर पूछेगा भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक
कौन थे? तो मनमोहन सिंह। लेकिन किसके शासनकाल में? तो पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में आए चक्रवात सितरंग का नामकरण किस देश ने किया है? ऑप्शन है श्रीलंका, सऊदी अरब, थाईलैंड या पाकिस्तान। आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड ने इसका नामकरण किया है। जो सितरंग जो था वो किस एरिया को प्रभावित किया था, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की, पश्चिम बंगाल, भारत के पश्चिम बंगाल, भारत के पश्चिम बंगाल प्लस और किसको? तो बांग्लादेश, बांग्लादेश को प्रभावित किया था सितरंग और इसका नामकरण थाईलैंड ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का अर्थ निम्नलिखित में से कौन है जो इंगित नहीं करता है? ध्यान देंगे, गणराज्य का मतलब क्या होता है। अब इसमें से कौन उसमें गणराज्य का अर्थ नहीं बताता है? ऑप्शन 4 दिया हुआ है। पहला में राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्तरदायी होता है। ये बात बिल्कुल सही है, चुना जाता है जनता के द्वारा, तो गणराज्य इसका मतलब गणराज्य ही होता है। ऑप्शन बी में राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है, न कि एक ही व्यक्ति में। तो सभी लोगों में निहित है, एक ही कोई एक खास व्यक्ति में निहित नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति है तो उसमें केवल निहित है, बल्कि भारत की संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, यानी सभी लोगों में निहित है। तो ये भी गणराज्य का सही अर्थ है। तीसरा है, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में भी सभी सरकारी कार्यालय जो है बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुला रख सकता है। यह भी गणराज्य का सही अर्थ होता है। जबकि जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिक के प्रति समान व्यवहार करना, ये गणराज्य का अर्थ नहीं। हाँ, इसकी चर्चा संविधान में किया गया है, लेकिन गणराज्य का यह सही परिभाषा नहीं है, अतः यही आपका गलत हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदैव कुटुंबकम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है महा उपनिषद, कोनोपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद या छंदोग्य उपनिषद। सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, महा उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम की बात किया गया है। यानी कुटुंब जो होते हैं, परिवार जो होते हैं, हमारे यहाँ आए हुए अतिथि जो होते हैं, वो भगवान वासुदेव यानी भगवान की संज्ञा दिया गया है महा उपनिषद में। ध्यान देंगे, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी होती है? 108 उपनिषदों की संख्या होती है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पास बैठना, और पास बैठकर गुरु से शिक्षा लेना ही उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद में संगीत का वर्णन किया गया है? ऑप्शन में सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ध्यान देंगे, वेदों की कुल संख्या 4 है, जिसमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें से 8 अष्टक, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाओं की चर्चा किया गया है। क्लियर। इसके मंडलों के रचनाकार में ध्यान देंगे, ऋग्वेद के रचनाकार, मंडलों के रचनाकार में ध्यान देंगे तो मधु, छंदा, दीर्घतमा, अंगीरा, गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रिमुनि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कंडऋषि, पम्मान, अंगिरा, क्षुद्र सुक्तीय और महासुक्तीय, ये 10वें मंडल के रचयिता ऋग्वेद के हैं। ध्यान देंगे, ऋग्वेद में स्तुति की चर्चा किया गया है, यानी भगवान को स्तुति जो गाया जाता है उसकी चर्चा किया गया है ऋग्वेद में। क्लियर। अब ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछता है कौन सा वेद है जो वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है? तो अथर्व वेद जो है वो वेद त्रयी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, बाकी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी में शामिल किया था, क्योंकि इन तीनों वेदों की रचना ऋग वैदिक काल में हुई थी, जबकि अथर्व वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी, इसलिए इसे वेद त्रयी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। ध्यान देंगे, सामवेद में संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। क्लियर। संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, जबकि ऋग्वेद में स्तुति की चर्चा किया गया है, मंत्रोच्चारण की चर्चा किया गया है। यजुर्वेद को गद्य एवं पद वाला वेद के नाम से, यानी कविता और कविता एवं कहानी का संग्रह, गद्य एवं पद का वेद कहा जाता है यजुर्वेद को। जबकि अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र, जादू टोना, श्राप, वशीकरण, राजकर्म, विवाह, प्रेम, ये सभी की चर्चा अथर्ववेद में किया गया। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है गुप्त अवधि, मगध अवधि, सिंधु घाटी सभ्यता या चालुक्य अवधि।
तो सिंधु घाटी सभ्यता से धौलावीरा जुड़ा हुआ है। ध्यान देंगे, यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ धौलावीरा एक स्थान है और इसकी खोज 1990 ईस्वी से 1992 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की जाती है धौलावीरा की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया जो होते हैं वो पुनर्जनन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन में दिया हुआ था विखंडन, बीजाणु द्वारा जनन या मुकुलन या पुनर्जनन, तो पुनर्जनन करता है हाइड्रा, स्टारफिश और प्लेनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ध्यान देंगे इसके संघ की ओर अगर ध्यान देंगे तो स्टारफिश को इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अलग अलग है सब। स्टारफिश जो होता है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगर यदि जो बात करेंगे हाइड्रा का तो यह निडेरिया संघ के अंतर्गत शामिल किया जाता है, निडेरिया फाइलम के अंतर्गत शामिल किया जाता है। प्लेनेरिया की ओर ध्यान देंगे तो यह प्लेटीहेल्मिन्थिस फाइलम के अंतर्गत शामिल किया जाता है प्लेनेरिया को। क्लियर। और सभी को जो अपना प्रक्रिया होता है, उत्पन्न जो होता है वो पुनर्जनन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो कुल कितने सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान देंगे, कुल 14 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा को शामिल किया जाता है। तो लोकसभा में कुल सदस्यों की जो संख्या होती है वो 2 सदस्य होते हैं, जो दोनों ही सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है। आप इस बात का ध्यान देंगे, जो राष्ट्रपति 12 सदस्य को और 2 सदस्य को, 12 सदस्य को राज्यसभा में और लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन को नियुक्ति करते हैं। ध्यान देंगे, अनुच्छेद 331 का प्रयोग करके लोकसभा में अनुच्छेद 331 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मान्यता प्रदान करते हैं, जबकि अनुच्छेद 80 के 3 में अनुच्छेद 80 का 3 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य को विभिन्न क्षेत्रों से 12 व्यक्तियों को मनोनयन करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, सामान्यतः राज्यपाल के द्वारा चयनित किया जाता है। क्या यह बात सही है कि राज्यपाल के द्वारा चयनित किया जाता है? यही बात गलत है। चयन नहीं होता है। मुख्यमंत्री का चयन, सीएम का चयन नहीं होता है, प्रधानमंत्री का चयन नहीं होता है, बल्कि यह एक नियुक्ति का पद है। इसे नियुक्त किया जाता है, क्लियर। और जो अब राज्य में है तो विधानसभा के बहुमत दल का नेता जो होता है उसी को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है एज अ सीएम, जबकि केंद्र में ध्यान देंगे तो प्रधानमंत्री को लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है उसको नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। तो यह एक चयनित पद नहीं होता है, बल्कि यह एक नियुक्ति का पद होता है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन है जनजातीय गौरव दिवस, शहीद दिवस, देश नायक दिवस या विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को, जब भारत और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान 2 नए अलग राष्ट्र बन गए थे, उसके याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है महान न्यायवादी, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल या विधि विभाग का महासचिव। आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता किसी भी राज्य का मुख्य विधि अधिकारी होता है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन में राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या विधि मंत्री। तो राज्य विधानसभा का सत्रावसान करने का जो आदेश होता है वो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। क्लियर। अब ध्यान देंगे किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद भी याद रखेंगे, अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधानसभा के सत्रावसान का आदेश दे सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो मंदक के रूप में यानी मॉडरेटर के रूप में, ध्यान देंगे, मंदक या
मॉडरेटर के रूप में। तो मॉडरेटर के रूप में भारी जल प्लस ग्रेफाइट, भारी जल और ग्रेफाइट का इस्तेमाल मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। जबकि अगर पूछेगा ईंधन के रूप में, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का, यूरेनियम एवं थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। इसके अलावा ध्यान देंगे कि शीतलक के रूप में, कूलेंट के रूप में, शीतलक के रूप में अगर ध्यान देंगे तो शीतलक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, शीतलक के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है वह सोडियम प्लस पोटेशियम के द्रवित घोल, द्रवित घोल का इस्तेमाल किया जाता है कूलेंट के रूप में। तो ध्यान देंगे मॉडरेटर के रूप में हो गया, शीतलक के रूप में हो गया और ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो सभी की चर्चा कर ली है। तो इसमें आपका पूछता है मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में, तो भारी जल एवं ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। जबकि नियंत्रक छड़ एक पूछता है कंट्रोलर, कंट्रोलर के रूप में, नियंत्रक छड़ के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो बेरॉन के छड़ का इस्तेमाल किया जाता है, बेरॉन का छड़। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित कथन जो है वो असत्य कथन का पहचान आपको करना है कि कौन सा इसमें से असत्य है। यह पृथ्वी की ओर आती हुई वस्तु के वेग में वृद्धि कर देता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाए तो गुरुत्वीय त्वरण में वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल सही है, हो जाती है। ऑप्शन सी में यह पृथ्वी से फेंकी गई वस्तु की प्रक्षेप्य गति में वृद्धि कर देता है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी में यदि पृथ्वी की घूर्णन गति में वृद्धि हो जाए तो इसके गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाएगा, जी नहीं, कम नहीं हो जाएगा बल्कि बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या उपर्युक्त में से सभी। ध्यान देंगे नाइट्रिक एसिड की अगर यदि जो चर्चा करते हैं तो नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड की अगर चर्चा हम करेंगे कि नाइट्रिक एसिड किसे कहा जाता है तो इसका फॉर्मूला की अगर हम बात करेंगे तो HNO3 होता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड को कहा जाता है, जिसमें आप ध्यान दे रहे होंगे कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। जबकि सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, तो इसमें भी हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इसमें भी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन होता है, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है बेकेलाइट, पॉलीएमाइड, टेफ्लॉन या पॉलीयूरेथीन। आपका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीएमाइड का प्रयोग जो होता है वो बहुलक जो होता है, पॉलीमेराइज जो होता है वो बुलेट प्रूफ जैकेट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। इसका निर्माण की अगर बात किया जाए तो पॉलीएमाइड पॉलीपैराफेनिलीन, इसका निर्माण जो होता है वो पॉलीपैराफेनिलीन के द्वारा या इसके अलावा पॉलीपैराफेनिलीन टेरेप्थेलेमाइड के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इसके निर्माण में इस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। और यह एक प्रकार का सिंथेटिक जो होता है फाइबर होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट में इस्तेमाल होने वाला पॉलीएमाइड जो होता है वो एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर होता है। इसका सामान्य नाम की अगर बात किया जाए, सामान्य नाम, यह भी क्वेश्चन पूछ देता है, सामान्य नाम कभी कभी आपका ऑप्शन में दे देगा केवलर, तो इसका सामान्य नाम केवलर होता है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में पॉलीएमाइड हो या केवलर हो, दोनों ही बिल्कुल सही होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस यानी P2O5 तथा नाइट्रोजन पाई जाती है। अब नाइट्रोजन और फास्फोरस का परसेंटेज पूछा है कि कितना कितना पाया जाता है। सही आंसर होगा कि फास्फोरस जो होता है वो 18% होता है और नाइट्रोजन जो होता है वो 46% पाया जाता है। क्लियर। नाइट्रोजन 18% और 46% फास्फोरस होता है, यह होता है डीएपी में। क्लियर। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी भारत में नैनो मिशन की शुरुआत। तो भारत में नैनो मिशन की शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2022-23 में भारत का राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो
कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ऑप्शन नंबर बी 6.4%। 2022-23 में राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का 6.4% रहने का अनुमान है। क्लियर है? ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है 3.8%, यह राजस्व घाटा है। राजस्व घाटा है किसकी तुलना में? जीडीपी की तुलना में भारत का राजस्व घाटा 3.8% है। ऑप्शन नंबर सी की ओर 2.6 में चलेंगे तो यह जीडीपी का कुल प्रभावी राजस्व घाटा है। प्रभावी राजस्व घाटा है। ध्यान देंगे, इस आंकड़ा को एकदम कंफर्म रखेंगे। राजस्व घाटा 3.8% कुल जीडीपी का भारत में 2022-23 के बजट के अनुसार, जबकि राजकोषीय घाटा की बात करेंगे कुल जीडीपी का 6.4% और प्रभावी राजस्व घाटा 2.6%, जबकि प्राथमिक घाटा की अगर बात करेंगे तो 2.8%। प्राथमिक घाटा, अब यह कुल सभी जो दिया हुआ है वो जीडीपी की तुलना में दिया हुआ है, सब में अपने से जोड़ लेंगे जीडीपी की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन उत्तक यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों ही पाए जाते हैं? तो यह टेरिडोफाइटा के अंतर्गत पौधे आते हैं। इसमें जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक दोनों पाए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं क्या होती है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता होती है कि यह प्रति व्यक्ति निम्न आय होता है, क्योंकि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है तो निम्न आय होगी। पूंजी निर्माण की निम्न दर होगी, पूंजी जब निर्माण होगा तो यह अल्प विकसित क्यों कहलाएगा? क्लियर? और 3 में होगा जनसंख्या का दबाव होगा, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या होगा। तो सभी का सभी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? सुरेश तेंदुलकर समिति, जेपी नायक समिति, एस हासिम समिति, या इनमें से सभी? किसका संबंध गरीबी मापन से नहीं किया हुआ है? तो जे नायक जो है उसका संबंध गरीबी मापन से नहीं है, बाकी सभी का संबंध सुरेश तेंदुलकर समिति और एस हासिम समिति गरीबी मापन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्पायरेसी टू किल राजीव गांधी, कंस्पायरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो के रंगोथमन जो है वो कंस्पायरेसी टू किल राजीव गांधी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर, यहाँ पे जोड़ेंगे, गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली कौन सी नदी को दर्शाया गया है? ऑप्शन में बागमती, कर्मनाशा, बूढ़ी गंडक, सोन, गंडक, फल्गु, कोसी, बूढ़ी गंडक। सही आंसर होगा कोसी और बूढ़ी गंडक जो ऊपर से आती है, कोसी नेपाल से आती है, बूढ़ी गंडक पश्चिमी चंपारण की तरफ से आती है। तो गंडक नदी, तो कोसी और बूढ़ी गंडक ये दोनों जो है वो उत्तर से आकर गंगा में मिल जाती है। क्लियर है? अब इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में गंडक तो उत्तर से आती है लेकिन फल्गु जो होती है वो दक्षिण से आती है। गंडक ऊपर से, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे गंडक तो ऊपर से आती है लेकिन सोन क्या होती है? दक्षिण से आती है। बागमती और कर्मनाशा दोनों ही दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियां होती है। क्लियर? सॉरी, बागमती तो उत्तर से और कर्मनाशा दक्षिण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाता है? ऑप्शन है 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर या 5 दिसंबर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 दिसंबर को प्रत्येक साल अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस संयुक्त राष्ट्र मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे क्या कहा जाता है? 2 बंध के द्वारा जुड़े होते हैं कार्बन परमाणु, यानी इस तरीका से जुड़े होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान देंगे, उसे कहा जाता है एल्कीन। एल्केन जो होता है ना वो एकल बॉन्ड रखता है, एकल बॉन्ड रखता है। क्लियर? जबकि एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं वो द्विबंध और त्रिबंध को लेकर बंधे हुए होते हैं। क्लियर? जनरली एल्कीन जो होता है वो द्विबंध होता है और एल्काइन जो होता है वो त्रिबंध के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से रहा है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड सरकार के द्वारा बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन संचरण का मानव शरीर में सही क्रम कहाँ होता है? यानी ऑक्सीजन का संचरण शुरुआत कहाँ होता है और अंत कहाँ होता है, जिस बात की ओर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले फेफड़ा में, उसके बाद रक्त में जाता है और तक रक्त के माध्यम से प्रत्येक उत्तकों के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का कौन सा राज्य आलू के उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल। आपका सही आंसर है उत्तर प्रदेश नवीनतम आंकड़ों के अनुसार आलू के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है। क्लियर? अब ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर ए में है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र जो है वो प्याज के उत्पादन में है सबसे अग्रणी। क्लियर?
आंध्र प्रदेश अगर आपका ऑप्शन दिया है तो ये टमाटर के उत्पादन में सबसे अग्रणी है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार। जबकि पश्चिम बंगाल की ओर ध्यान देंगे तो पश्चिम बंगाल जो है वो बैंगन के उत्पादन में सबसे अग्रणी है। इसके अलावा जूट और मेस्ता भी पश्चिम बंगाल में सबसे अग्रणी है, जबकि चावल भी पश्चिम बंगाल का अग्रणी राज्य है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सुमेलित करना है। एक तरफ दिया हुआ है आविष्कार और एक तरफ उसका आविष्कारक का नाम दिया हुआ है। क्लियर। तो मिलान करना है। जॉन गुटेनबर्ग जो है इन्होंने आविष्कार किया था मशीन गन का, जबकि थियोडोर मैनन जो है इन्होंने लेजर का आविष्कार किया था। सोल्ज ने आविष्कार किया था टाइपराइटर का और जेम्स पकल ने आविष्कार किया था प्रिंटिंग प्रेस का। तो आपका 2, 1, 4, 3 आपका सी नंबर ऑप्शन बनता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला इसमें से कौन थी? आशापूर्णा देवी को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वानस्पतिक जात और प्राणी जगत के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है? ऑप्शन में है कृषि प्रसार, बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशु चारण एवं ईंधन लकड़ी एकत्रित करना या तीव्र और औद्योगिकरण का शहरीकरण। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना जो है वह प्राकृतिक वानस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं रहा है। क्लियर। तो ये था हमारा 75 क्वेश्चन का केसीसी का अपना टेस्ट सीरीज। आप अपने तैयारी को एक सीमा पर ले जाइए, चरमोत्कर्ष पर बनाइए और अच्छा समय अगर मिलता है तो निश्चित तौर पर इसे और बेहतर बनाइए। यही हमारा पॉजिटिविटी है। इसके अलावा कुछ तो कर ही नहीं सकते, आप तैयारी ही कर सकते हैं। तो अपने तैयारी को और बेहतर से बेहतर कर पाइए, क्योंकि जो समय मिल रहा है आपको एक्स्ट्रा वो बहुमूल्य है। तो आज की सेवा को देते हैं विराम, फिर मिलेंगे किसी अगले सेट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर किया कीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो में, ताकि हमें प्रेरणा मिल सके और हम अच्छे कंटेंट को आपके लिए जोड़ते रहें। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या कमी रह गई। कमी बताना और कमी को समझना बहुत बड़ी चीज होती है। तो आप हमें कमी बताइए, हम उस चीज को समझेंगे और उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।